अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल KJC बाई सत्यपाल। मैं हूं जब्बार अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उसका लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में एंड में हम इथीन यानी अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, तो एंड में थोड़ा जो है वो मैंने तेज़ी से किया था, तो मैं वहाँ से कैचअप करूँगा। पिछले लेक्चर का एंड और ये आज का लेक्चर का स्टार्ट थोड़ा ओवरलैप होगा, तो इसको चेक कीजिएगा क्योंकि क्लास का एंड जहाँ हो रहा था वहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हुई। तो शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर तरतीब से देखते रहिए, ये 5वां लेक्चर में जाएगा ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो आप लोगों का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन चल रही थी, इसमें एडिशन रिएक्शन हो गए थे शुरू में 4। ये ABCD उसी का सीरियल नंबर है, तो इसको जाके उससे लिंक कर दीजिएगा उस लेक्चर के साथ। हेलो हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन ये होता है कि जिसमें वाटर के साथ हैलोजन हो, वाटर के साथ हैलोजन हो। हाइड्रेशन जिसमें पानी की इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे हाइड्रेशन आता है। हेलो हाइड्रेशन जिसमें वाटर के साथ हैलोजन भी हो, इसे लिखा है एडिशन ऑफ हैलोजन वाटर। अब वैसे तो दो तरह के जो है हैलोजन वाटर होते हैं, एक कहलाता है क्लोरीन वाटर और एक कहलाता है ब्रोमीन वाटर, लेकिन हम पढ़ेंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ये है कि आप वाटर में ब्रोमीन को पंप कर दो या बबल कर दो तो ये चीज बन जाएगी ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर हो गया। अब ब्रोमीन वाटर को जब हम इथीन से रिएक्ट करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है इस तरह से कि ये जो ब्रोमीन है इसके आप मॉलिक्यूल को अगर चेक करें तो ये Br का बॉन्ड है, और इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल को आप चेक करें तो ये HOH का बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड जो सिस्टम है ये एक्सपोज, ये रप्चर होगा, क्लीवेज होगा और रिएक्शन होगा। अब इसमें होता क्या है कि इथीन का पाई बॉन्ड गया तो दो वैकेंसीज पैदा हुई, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब एक हाइड्रोजन पार्ट उसको डिस्प्लेस करे, फुलफिल करे, और एक हाइड्रोक्सिल पार्ट जो है वो फुलफिल करे। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चीज इसके साथ आनी चाहिए। तो कौन सा देखें OH में नेगेटिव चीज है, तो ये नेगेटिव जाके इसके साथ जुड़ जाए और दूसरा नेगेटिव यहाँ से जाके जुड़ जाए। तो देखिए Br और OH वाली चीज इसके साथ जुड़ गई तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई सिग्मा बॉन्ड की। तो ये कहलाएगा ब्रोमोहाइड्रिन। जब किसी हैलोजन के साथ OH ग्रुप नहीं लग जाए तो ये हाइड्रिन होता है। ये इसका कॉमन नेम है ब्रोमोहाइड्रिन। कभी अगर क्लोरीन दिख जाए आपको तो वो जाएगा क्लोरोहाइड्रिन। और बाकी अब जो बचा H और Br वो आपस में मिल गए HBr। तो वो भी अंडरस्टैंड। लेकिन इसको मैंने दोबारा कल के लेक्चर के साथ या लास्ट लेक्चर के साथ जोड़ा क्यों है कि दोबारा क्यों पढ़ा? दोबारा इसलिए कि एक चीज इसमें थोड़ी तवज्जो तलब थी, वो एंड होते होते रह गई थी। इसी रिएक्शन को डिस्टिंग्विशिंग केमिकल टेस्ट कहा जाता है। डिस्टिंग्विशिंग केमिकल टेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास दो कंटेनर में दो अलग अलग हाइड्रोकार्बन हो और उसकी शनाख्त करनी हो, आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि ये कौन सा है, उसके ऊपर फिर टैग नहीं है या उसके ऊपर का जो नाम है वो जो है मिस हो गया है, तो क्या मतलब बड़े कंटेनर को फेंक दें, डिस्ट्रॉय कर दें कि भाई ये तो जो है इसका नाम टैग जो है ज़ाया हो गया? नहीं, एक हल्का सा टेस्ट करेंगे उससे तय हो जाएगा कि इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो ये वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है जो अल्कीन जो होता है वो पास करता है और अल्केन जो होता है इसमें फेल हो जाता है। अब ये पास फेल क्या है? यानी अगर हम ब्रोमीन वाटर से अल्कीन को ट्रीट करेंगे तो इट विल रिएक्ट, ये रिएक्शन हो गया। जबकि इसी के बराबर कभी मैं यहाँ पे इथेन ले लूँ, CH3CH3 यानी C2H6 इथेन, इथेन प्लस ब्रोमीन वाटर, एरो के बाद लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। तो ये हो गया केमिकल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, यानी ऐसे CH3
CH3 ये इथेन है जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसको अगर ब्रोमीन वाटर से मैं कोशिश करूं रिएक्शन करवाने की, तो ऑन पेपर तो लिख रहा हूं लेकिन हकीकत में क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन। ये हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अब एग्जाम में इसका सवाल कैसे आ सकता है, सवाल ये पूछ सकता है कि गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन एंड ईथीन, तो आप यही करेंगे, इथीन का ब्रोमीन से देंगे, रिएक्शन हो जाएगा, और नीचे वेयर एज करके ये लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं वर्डिंग में कि वेयर एज इथेन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अगर आपको पिछली क्लासें लेक्चर आप ले रहे बाकायदगी से, तो अल्केन्स जो है वो हैलोजिनेशन सनलाइट या डिफ्यूज लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की रोशनी में करते हैं, फ्री रेडिकल इस तरह के एडिशन रिएक्शन नहीं करते। तो ये हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। इसको एक बार आखिरी चीज बताऊं फिर आगे बढ़ते हैं। ये ब्रोमीन वाटर जो होता है, कभी आपने लैब में देखा या नहीं, इसमें कलर होता है। जब हम इथीन को उससे पास करते हैं, इथीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है। वो इस बात का सबूत होता है कि इथीन इसके अंदर आई है या इथीन का रिएक्शन हो रहा है। और वो इसलिए होता है कि जो पाई बॉन्ड है ये इसकी टेस्टिंग है, क्योंकि जब भी कोई पाई बॉन्ड सिस्टम उस ब्रोमीन वाटर के साथ जाएगा तो वो ब्रोमीन वाटर के कलर को, रंग को उड़ा देगा, इसको डीकलराइज होना कहते हैं। तो ये इसकी तफसील थोड़ी बता दी कि ये 2 in 1 क्वेश्चन है। या तो इस तरह आ जाए कि हाउ इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, तो या यूं आ जाएगा हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बाय अ सिंपल केमिकल टेस्ट इथेन एंड ईथीन। ये 2 in 1 क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं। केमिकल टेस्ट की लिस्ट बनाते जाइएगा, ये पहला केमिकल टेस्ट आया है सेकंड ईयर में, और आते रहेंगे, ये लिस्ट बन जाएगी, लेकिन बुक में आपको नहीं मिलेगी। बुक खोल के पढ़ लें, केमिकल टेस्ट की हेडिंग लगा के ऑर्गेनाइज अंदाज में लिख देंगे, मैंने बता दिया, लिखा हुआ भी है। This reaction is used as a chemical distinguishing test for alkenes, यानी presence of pi bond की खोज लगाने वाला ये रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 रिएक्शन इसके रहेंगे, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये 2 रिएक्शन है, पर मुंफरिद इसके रिएक्शन है इथीन के। एक कहलाता है इपॉक्सीडेशन, ये जो टर्म आ रही है जरा सही से संभालिएगा, इपॉक्सीडेशन। इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ हम ट्रीट करते हैं इथीन या एल्कीन को, यानी एक तरह से आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन का किसी चीज में आ जाना ऑक्सीडेशन। अब ये इपॉक्सीडेशन एक खास लफ्ज है, आपने से अक्सरियत ने सुना भी नहीं होगा। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कोई डबल बॉन्ड जो सिस्टम हो, चाहे अल्कीन में हो चाहे अल्काइन में हो, यानी बाई बॉन्ड वाली चीज, उसमें ऑक्सीजन इस तरह आए कि डबल बॉन्ड को तो हटाए, लेकिन एक साइक्लिक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बन जाए, यानी ईथर बन जाए। ईथर, ये नया लफ्ज संभालिएगा, ईथर बन जाए। ईथर जो है ईथर जो है वो ROR है। ROR का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हो, ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हो। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, ये जो हमारा CH2 था, इसका ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड किया, अब वैकेंसी पैदा हुई। पीछे जितने रिएक्शन थे उसमें वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता था ओपन ही चेन के अंदर, सही समझ में आ रहा है। इसमें ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जो है ये इपॉक्सीडेशन है। अब इसको इस तरह देखें कि ऑक्सीडेशन, ये बताया लफ्ज ऑक्सीडेशन, अब इसके आगे ईथ लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब है कि ये ईथर की प्रोडक्ट है। ई का मतलब ईथर, ईथर जिसमें ऑक्सीजन आ जाए दो तरफ अटैचमेंट में सिंगल बॉन्ड के साथ,
तो अब ये कहलाता है इपॉक्सीडेशन। डेफिनेशन में लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन। और इसमें क्या लिखा, व्हेन एल्कीन दैट इज इथीन अंडरगोस इपॉक्सीडेशन इट गिव्स एन इपॉक्साइड व्हिच इज अ 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ओपन ईथर भी होता है, ओपन ईथर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओपन ईथर ऐसा आपको मिलेगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये ईथर है, इसको आप याद करना चाह रहे हैं, समझना, तो ये देखिए ऑक्सीजन जो आ जाएगा ना, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी। जैसे मिथाइल होता है, इथाइल होता है, प्रोपाइल होता है, तो अल्कोक्सी इस तरह होता है। जैसे ये मिथाइल के साथ O आ गया तो हम कहेंगे मिथॉक्सी। इथाइल के साथ कभी O आ जाए तो इथॉक्सी एंड सो ऑन। लेकिन यही चीज अगर साइक्लिक आ जाए तो इपॉक्सी। समझ आया? साइक्लिक में अगर आ जाए तो वही चीज हो जाएगी इपॉक्सी। तो ये खास रिएक्शन, इसको संभालिएगा। यानी ये रिएक्शन इथीन का खास है, ऑक्सीजन के साथ साइक्लिक ईथर बनाने। आगे देखते हैं भाई, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस नाम से पता चल रहा होगा, इसमें ओजोन के साथ ट्रीटमेंट होगी, ओजोन के साथ। अब एडिशन ऑफ ओजोन, जिनको पता है ओजोन एक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। O2 जो ऑक्सीजन है, O3 पे वो ओजोन है। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ओजोन है, अभी आप लोगों ने बचपन में ऑक्सीजन के चैप्टर में पढ़ा ओजोन को, तो ओजोन जो है ये माहौल को खराब कर दे या किसी चीज के साथ रिएक्शन में उस चीज के बॉन्ड को खराब कर दे, या माहौल ओजोन को खराब कर देता है, यानी कहेंगे वाइस वर्सा। ओजोन की स्टेबिलिटी बहुत कम है, एक अनस्टेबल चीज है। अगर इसके आसपास कोई ऐसी चीज आती है जो रिएक्टिव होती है, फौरन ओजोन के साथ मिल जाती है, उसको रप्चर करती है। तो अब इसमें हमारे इथीन को क्या करेगी भाई? तो पहले दे देंगे ओजोनोलाइसिस है क्या? द क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन। पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन, अल्कीन के पाई बॉन्ड का क्लीवेज यानी टूटना, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, सही है, बाय ओजोन, ओजोन के जरिए टूटेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक, जिंक की मौजूदगी में होगा, यानी इसका मतलब डायरेक्ट भी नहीं ओजोन से हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कहलाएगा ओजोनोलाइसिस। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जब ओजोन के साथ इथीन को ट्रीट करते हैं तो पहले अनस्टेबल प्रोडक्ट बनती है। अनस्टेबल प्रोडक्ट इज सेकेंड ईयर में बहुत सारी आएंगी, इसको समझिएगा। अनस्टेबल प्रोडक्ट वो होती है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो होती है जो फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल के दरमियान में वक्ती तौर पर पैदा हो रही होती है, उस कंटेनर में, उस वेसल में, उस लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में जहां वो रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो इसलिए उसके लिए आप अक्सर लफ्ज देखेंगे इस पूरे सेकंड ईयर के कोर्स में, इंटरमीडिएट या अनस्टेबल, ये दो लफ्जों में से कोई लफ्ज लिखा होगा। इसका मतलब ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगी, और इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल नहीं होगी, टेम्परेरी होगी, शॉर्ट लिव्ड होगी, और इंतहाई तेजी से कन्वर्ट करेगी एक स्टेबल सब्सटेंस की तरफ अपने आप को एक खास तरीके से। तो अब ये आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा कि अब जैसे ओजोन के साथ जब ये रिएक्शन हुआ तो ओजोन एक मकड़ी के जाले की तरह इसको चिमट गई, ये समझेगा तूने वो हमने मकड़ी के जाले की तरह चिमट गई, क्या हर तरफ से उसको घेर लिया। कैसे घेरा? यहाँ पे नजर आ रहा होगा O3 नजर आ रहा है। अब ये देखें क्या हुआ, इस CH2 का जो बॉन्ड टूटा, 3 ऑक्सीजन ने अपने साथ 1 2 3 करके इसको जो जाल लगा, नजर आ रहा है। तो ये अब एक ओजोनाइड बनी, यानी वक्ती तौर पे ओजोन चिमट गई जाले के तौर पर, शिकंजे के तौर पर इस इथीन के पाई बॉन्ड के साथ। लेकिन ये वक्ती है, बहुत ही टेम्परेरी, शॉर्ट लिव। फौरन ही ये जिंक और हीटिंग के अमल की वजह से एक स्टेबल चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं एल्डिहाइड।
नए नामों की लिस्ट बनाते रहेगा तब लेक्चर का मजा आएगा, वरना तो ये बस एक करके गुजर जाऊं मैं। इपॉक्साइड आया, उससे पीछे ब्रोमीन वाटर आया, चल रहा है भाई लंबी लिस्ट। मेसिनल आया। अब ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसा अभी एक बताया ईथर वो फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्मल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड में ये हो जाना चाहिए HCHO, ये जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। जब हम ग्रुप बोलते हैं ना किसी के साथ, तो इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप या इनकम्प्लीट चीजें किसी के साथ जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अब हुआ केस में आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ही जिंक का रिडक्शन का अमल इसके ऊपर आएगा, इसमें से पानी वाटर निकल जाएगा इस हिस्से में से। अब इसमें से अगर वाटर निकलेगा तो जो बचेगा आपके सामने वाटर निकलेगा, तो जो बचेगा H2O को आप एलिमिनेट करें तो नजर आएगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि जहां से वाटर का हिस्सा निकलेगा वहां पे वैकेंसी पैदा होगी, जहां वैकेंसी पैदा होगी वहां पाई बॉन्ड आ जाता है, यानी डबल बॉन्ड। अब आप समझोगे इतना स्टाइलिश तरीके से क्यों लिखा है इस HCHO को, आप सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि बॉन्ड नजर आए कार्बन के 4, 1 2 3 4, पूरे 4 नजर आ रहे होंगे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। इससे ये भी समझ में आ गया तो बच्चों को कि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 वैलेंसी रखते हैं। यहाँ देखें, एक ही अटैचमेंट, एक ये इस ऑक्सीजन की 2 पूरी, एक ही अटैचमेंट, एक ही अटैचमेंट, 2 ऑक्सीजन पूरे, एक ही अटैचमेंट, एक ये 2 पूरे। कार्बन टेट्रावैलेंट 4 पूरे, 2 और 3 और 4। ये कोई लाइनें लगाना नहीं समझ में आ रही। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 3 4, ट्वाइस इसलिए आया कि 2 कार्बन थे और सिंगल कार्बन प्रोडक्ट बन गई एल्डिहाइड। यहाँ पे 2 कार्बन की वजह से ये ट्वाइस लगाना पड़ा ताकि इक्वेशन बैलेंस भी रहे। ऑर्गेनिक में बैलेंस की बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन देखिए आज पहली दफा पड़ी, क्योंकि आमतौर पर क्या है बॉन्ड टूटा जुड़ा तो इसमें 2 3 लगाना नहीं पड़ता है अक्सर। यहाँ पे पड़ा इसलिए कि देखिए 2 वाला एक प्रोडक्ट में बदला, इसलिए 2 बैलेंसिंग में था। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ये सवाल यूं नहीं आ रहा है कि गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, ये सवाल वैसे हैं प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथीन। अब बताएं दिमाग में लगा के कहां सवाल है पूरे बुक में। प्रिपेयर ब्रोमोहाइड्रेट फ्रॉम इथीन कहां था, प्रिपेयर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर फ्रॉम इथीन कहां था। ये देखिए क्वेश्चंस भी बयान कर रहा हूं कि कैसे होंगे, उसके लिए भी तैयार करें, सिर्फ लेक्चर नहीं चल रहा। तो ये सारे इसके एडिशन रिएक्शन हो गए, लेकिन एक आखिरी रिएक्शन रहेगा, उसके बाद ये इथीन बाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह, जो कि कहलाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर बनता है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर जो है मोनोमर का यूनाइट होना है, यानी जिसमें कई मोनोमर्स यूनाइट होते चले जाएं, सेल्फ लिंकेज के साथ जुड़ते चले जाएं और एक बहुत ही बड़ा पॉलीमर मेनी टाइम्स हेवियर देन अ सिंगल मोनोमर बनाता चला जाए, दैट इज पॉलीमराइजेशन। लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा, पॉली मींस मैनी, मर मींस यूनिट, और आइजेशन या शन वाले जितने लफ्ज हैं इसका मतलब होता है कोई प्रोसेस। हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, इपॉक्सीडेशन, ये सब के सब शन शन शन, कुछ अलग सा आइडिया ना आ रहा हो, ये केमिस्ट्री के ये शन शन हैं, ये सारे रिएक्शन हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई केमिकल एक्टिविटी हो, तो देखिए पॉलीमराइजेशन, इसमें पॉलीमर बनेगा मोनोमर से। देखिए इथीन कि n monomers, a large number of monomers unite under temperature and pressure to give a many times heavier polymer, famously or commonly called polyethylene। वही मशहूर नाम पॉलीथीन, जो पाकिस्तान में मशहूर हुआ था शॉपिंग बैग्स और शॉपर्स के नाम से, जिससे दुनिया के सारे ड्रेन चौक हो जाते हैं। याद आया? वही पॉलीथीन। ये शॉपर भी थे अंकल,
तो वही पॉलीथीन है। तो अंदाजा हुआ पॉलीमर्स बड़ी जालिम चीज होती है केमिकली, क्योंकि इसका डिस्ट्रॉय करना, इसको आगे जो है मजीद किसी डिस्ट्रक्शन से गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बनने में हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स जुड़े हैं। तो इसका डिस्ट्रक्शन मतलब आप सारे मोनोमर्स को किल करो, डिस्ट्रॉय करो। तो ये तो एक एग्जांपल है, पूरी सेकंड ईयर पढ़ेंगे बेतहाशा पॉलीमर्स है। तो देखने क्या होगा इसमें कि व्हेन इथीन एन मोनोमर्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वैल्यू याद करनी है, बता चुका हूँ। कंडीशन आपकी मजबूरी है, जैसे पिछले में जिंक किया, मुझे कहते वो जरूरी है, उसके बगैर आपने कर दिया तो ये कैसे रिडक्शन हुई। अच्छा ये ऑप्शनल है, लेकिन साथ साथ बता रहा हूँ क्या ऑप्शनल है कि उसकी वजह से नंबर नहीं कटेंगे। टेम्परेचर प्रेशर मस्ट है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन ना लिए चल जाएगा। सर आपने तो क्यों लिखा है? क्योंकि जहां पे ये रिएक्शन हो रहे हैं, अगर आपने ऑक्सीजन की एक्सेस या फ्री सप्लाई दे दी तो इट में लीड टू एक्सप्लोजन। क्योंकि देखिए टेम्परेचर प्रेशर दे रहा हूं, केमिस्ट्री आती है ना आप लोगों को, टेम्परेचर प्रेशर का ऑक्सीजन से बड़ा खतरनाक रिश्ता है। किसी माहौल में अगर प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा हो और आपने फ्री सप्लाई ऑक्सीजन की डाल दी, एक्सप्लोजन या इन्फ्लेमेशन यानी आग या स्पार्क पकड़ सकता है वहां माहौल। तो ये सब समझने का होता है, लेकिन यहाँ पे चल जाएगा अगर आप ना लिखे। इतनी कम ऑक्सीजन, बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सर्द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, खुले मैदान में बैठ के नीचे, छतों में बैठ के, सड़कों में बैठ के रिएक्शन नहीं हो रहा है। कन्फाइंड जगहों में जहाँ पे लगे दम घुटता है, ऑक्सीजन कम होती है। अच्छा इसमें लिखने का तरीका नहीं, यहाँ पे एन यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है वन सिंगल लार्ज पॉलीमर। और इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिखा है मैनी 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 मोर मोनोमर्स। ये मैनी है, लेफ्ट पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट पे लिखा हुआ है मैनी, और यहाँ पे राइट पे सबस्क्रिप्ट बन गया। तो हैविंग वन लार्ज पॉलीमर। और पता है हुआ क्या, ये शैतानी आयत है। जैसे ही आपने टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन इसको दी, ये बॉन्ड टूटा और खुलता चला गया अपनी चेन में। ये देखिए ये लाइन यहाँ से गई है ना, अब ये देखिए क्या हुआ है, ये लंबी लाइन नजर आ रही है। और ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप इसके बाद कार्बन 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 लगाते चले जाओ। मतलब वास्ते 500 लगा दो, 1000 लगा दो, ऐसा लिखा है किताबों में। 500 to 1000 monomers may unite to give a single large polymer of polyethylene। लेकिन हमें आसानी के लिए क्या बताया टीचर्स ने और बुक वालों ने कि दो बस लिख दो, इतने सारे लिखने नहीं होने। चलाते हो फिर सी फिर एच एच सी फिर एच एच चलाते हो, डॉट डॉट डाल दिए क्लिप्स वाला। इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया शैतानियाँ। अगर आप में से किसी को उर्दू आती हो, ये मुहावरा सदा कि ना खत्म होने वाला सिलसिला। तो ये जो है यहाँ की इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इसी लेक्चर में, चले मत जाइएगा भाई, क्योंकि अब इथाइन पे हम जाने जा रहे हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी क्लास अल्काइंस। अच्छा ये मैं थोड़ा तेज करा दूंगा, क्योंकि जो आप लोग शायद बोर हो रहे हो ना हो रहे हो, क्योंकि एक ही काम बार बार के वो sp3 ऑर्बिटल तो sp2 sp, यानी वो वाला हिस्सा सारा नहीं, इसमें भी इक्वेशन आएंगी, यानी इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वाला हिस्सा मैं थोड़ा ये फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, इसलिए कि लास्ट लेक्चर पे मैंने इथीन का कराया sp2, उससे पीछे जो मैंने इथेन का कराया sp3। तो ये अब sp जल्दी होना चाहिए क्योंकि वो रिवीजन जैसा काम करता है। इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना है, वो आप देखें। इथाइन याद रहा, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आसानी के लिए लिख देता है स्टूडेंट C2H2। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ना लिखें आप सेकेंड ईयर में,
क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो मुश्किल में आपका मामला पड़ेगा वो इक्वेशनों में पड़ेगा। बाकी टॉपिक तो चले आएंगे, लेकिन इतने कम टॉपिक ऐसे होंगे जो बगैर इक्वेशन वाले हैं। लेकिन इससे जान पाएंगे C2H2 मैंने लिख दिया, लेकिन बात करूंगा मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। अब और करें तो इसमें 2 कार्बन है, ये हो गए भाई 2 कार्बन एक और ये एक, समझ में आ गया। अब दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए, तो ये हो गई भाई हाइड्रोजन इसके साथ और ये हो गई हाइड्रोजन इसके साथ। अब अगर आप लोगों को याद हो तो कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल थे, ये तो सिर्फ 2 इस्तेमाल हुए। तो अब ये 2 जो हुए ये कहलाते हैं 2sp हाइब्रिड, 2sp हाइब्रिड। कभी याद आ जाए आपको, sp2 जब लिखते थे हम तो लिखते थे 3sp2। इसी तरह अगर आपको याद आ जाए sp3 तो हम लिखते थे 4sp3। अब ये क्या अजीब सी कहानी है, कितने बच्चों की तरह एक S और एक P, 1 + 1 2 होता है, ये वो हुआ। एक S और 2 P तो 1 + 2 3 होता है, वो 3। एक S और 3 P 1 + 3 4 होता है, वो 4। अब ये एक P क्या है, 2 P क्या है, 3 P क्या है। एक P का मतलब PX, PY PZ वैला रह गया। 2 P का मतलब PX PY, इसका मतलब PZ वैला रह गया। 3 P का मतलब PX PY PZ, कोई भी वेला नहीं रहा। ये वेला क्या है भाई, यानी खाली, अनहाइब्रिड नहीं रहा। तो अब जो 2 अनहाइब्रिड बच गए इसमें PY और PZ, वो पार्टिसिपेट करेंगे पाई बॉन्ड बनाने में। तो जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा भाई मैं, क्योंकि देखिए ये पहला सिग्मा हो गया, दूसरे 2 पाई हो गए। अब वो 2 पाई बने कैसे, इस कार्बन का py अनहाइब्रिड दूसरे एडजेसेंट कार्बन के py अनहाइब्रिड से लेटरल साइडवेज ओवरलैप कर गया और नजर आ रहा होगा पाई बॉन्ड बना लिया। इसी तरह जो दूसरा pz अनहाइब्रिड बचा इस कार्बन का और इसका, वो लेटरली साइडवेज ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। ये इसकी रिफ्लेक्शन है लोब्स की, py का py डैश, pz का pz डैश। नतीजतन क्या हुआ, इथाइन में 1 2 3 सिग्मा है, एक कार्बन कार्बन का और 2 कार्बन हाइड्रोजन के, और 2 पाई हैं कार्बन कार्बन के दरमियान py pz के। टोटल 5 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 सिग्मा 2 पाई। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ये स्ट्रक्चर हो जाता है लीनियर। अगर आप दोनों हाथों से अपने कोई चीज थाम ले फ्लैट हॉरिजॉन्टल डायगोनली, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। तो मैं कार्बन सेंटर, एक तरफ एक हाथ में हाइड्रोजन, एक तरफ एक हाथ में हाइड्रोजन, तो ये हो गया लीनियर, यानी 180 डिग्री की ज्योमेट्री। इससे पीछे इथीन में ऐसा बन रहा था ट्राइगोनल, 120 डिग्री की ज्योमेट्री। इथेन और मीथेन में बन रहा था टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, 109.5 की ज्योमेट्री। और कर रहे हैं, मैं रिवीजन भी करता रहता हूँ, आगे भी बढ़ रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं। आप भी ऐसे ही करें तब कुछ फायदा है कि भाई लेक्चर में रिवीजन भी टच मिल रहा है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि अगर आपको डायग्राम बनानी है सुकून से बनाइएगा, देखते देखते। ये इसकी जो है वर्डिंग्स है, जो मैंने बताई वही लिखी होगी, चेक कर लें क्या करना। इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन अपने यूटिलाइज करता है, तो 2 sp हाइब्रिड हो गए। ये जो इसमें बता रहा है कि 2 कब लिखते हैं, 3 कब लिखते हैं। 180 डिग्री पर लाई कर रहा है, ये हो गया। अब इसमें सिग्मा 1 है जो कि कार्बन कार्बन में, बाकी 2 सिग्मा हैं जो हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन s ऑर्बिटल पर मुश्तमिल होता है, तो इसलिए अब कार्बन हाइड्रोजन वाला जो होगा, अब जो कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा है
वो देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का हो गया 2, ये sp वाला कार्बन कार्बन हो गया, टोटल 3 सिग्मा हो गए, 2 पाई हो गए। चलिए पाई बॉन्ड की भी आप यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड लेंथ 1.2, इसको अपने सम अप कर दूं, जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा जैसे इथेन में तो 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ये 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कहानी क्या है कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करता है पाई बॉन्ड का, वो श्रिंक होता रहता है थोड़ा थोड़ा, मामूली मामूली। 1.54 से एक पाई बॉन्ड में से थोड़ा सा, दूसरा एक और पाई बॉन्ड में से एक और थोड़ा सा, 1.54 1.34 1.2, एक जगह लिखिए, अभी याद करना भी आसान है, एमसीक्यूज भी आ जाए तो अच्छा। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि याद कर लें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 1.09, चाहे इथेन में हो, चाहे इथीन में हो, चाहे इथाइन में हो, 1.09, और बॉन्ड एंगल डायग्राम में भी दिखा चुका हूँ, फ्लैट 180 डिग्री। तो ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के सवाल दो तरीके से आ रहे हो, बता चुका हूँ, दोबारा भी बताना चाह रहा कि ड्रॉ आ जाए या एक्सपेरिमेंट। अब है असल बिजनेस, इथाइन की प्रिपरेशन। लेकिन अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में इथाइन की प्रॉपर्टीज हैं केमिकल। वो मैंने एक लेक्चर फ्रेम किया है, इंशाल्लाह उसमें पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। लेकिन उसमें काइंडली आप लोग इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख के आइएगा, तो तकरीबन 70% आपको रिवीजन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी पाई बॉन्ड, उसमें भी पाई बॉन्ड, तो एडिशन रिएक्शन जो उसमें वो रिवीजन का काम कर देंगे। ये एडवांस में मैंने एक खामा का होमवर्क लगा दिया, अगर आप लेक्चर के तौर पे ले रहे, मेरे लेक्चर टीचर है, पढ़ा रहे हैं, काम भी दे रहे हैं, करें ना करें आपका मैंने दे दिया। तो अभी हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अच्छा, इसमें कुछ लफ्ज पुराने आएंगे, पुराने मतलब लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर था 4 था वाले, उसमें हमने कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए थे, विसिनल अगर याद आ जाए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर याद आ जाए, डीहेलोजिनेशन अगर याद आ जाए, तो रिवीजन में काम करेगा। आपका लेक्चर और वीडियो छोटी हो जाएगी, चॉइस आपकी, फिर मैं समझा रहा हूँ। इसके 2 मेथड है मशहूर ज़माना, और वो दोनों हमारे सिलेबस में। अच्छा, इथीन को इथिलीन भी कहते हैं, इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये एक जगह लिख लीजिएगा भाई। अब ये इत्तेफाक की बात है कि आपकी जो नई बुक लॉन्च हुई है मार्केट में और आपके पास भी आ गई होगी, इसमें इथाइन इथाइन वो लिख रहे हैं बार बार ऑथर्स, इथीन इथीन लिख रहे हैं बार बार ऑथर्स। आई डोंट नो व्हाई कि वो इथिलीन क्यों नहीं लिख रहे हैं और एसिटाइलिन क्यों नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मेरा काम बताना है। क्योंकि अगर आप पिछली बुक और पिछले पेपर देखेंगे, दोनों नामों से आ सकता है ये सवाल, क्योंकि ये नाम दुनिया में नहीं बनते हैं। तो दुनिया में अगर अपग्रेडिंग हो जाए, अब ये इथीन के नाम से चलेगा तो डिलीट करना समझ में आता है। आप जाके सर्च भी कर सकते हैं अपने इंटरनेट और कम्युनिकेशन के चैनल्स पर, दोनों नामों से ही चल रही है, इथीन इथिलीन और इथाइन एसिटाइलिन। मैं नॉलेज देना चाहूँगा पूरी, तो ये देखिए ब्रैकेट में एसिटाइलिन लास्ट लेक्चर लिया होगा, तो मुझे यकीन है कि मैंने वहाँ पे इथीन के साथ इथिलीन लिखा होगा। लेकिन कभी मैं भूला करूँ तो आप लोग फीडबैक दिया करें कि सर कुछ गलती तो नहीं होगी लेक्चर में, ताकि मैं अपनी इसका भी करूँ। तो पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखिए रिवीजन आ रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, डी आ गया, जिसमें बैकवर्ड 2 एटम के ग्रुप ऑफ एटम एडजेसेंट एटम्स के ऊपर से रिमूव होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2-डाइब्रोमो इथेन, 1,2-डाइब्रोमो इथेन यानी विसिनल, यानी विसिनल। अब और करें 1,2-डाइब्रोमो, सही है। अब देखिए डाइब्रोमो इथेन जो है यानी ये विसिनल है। विसिनल रिपीट कर दूं, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पर सिंगल बॉन्ड के साथ हैलोजन आ जाए तो ये होता है विसिनल। तो ये दोनों ब्रोमीन है तो विसिनल डाइब्रोमाइड, अगर दोनों क्लोरीन होते तो विसिनल डाइक्लोराइड।
दोनों पे आयोडीन आ जाए तो बिसिनल डाई आयोडाइड। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, लास्ट क्लास में मैंने KOH का बताया था कि अल्कोहलिक इस्तेमाल होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, अल्कोहलिक। तो लेक्चर जरूर देखेंगे, उसमें अल्कोहलिक की वजाहत आ चुकी है कि अल्कोहलिक और एक्वियस में क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको अल्कोहलिक पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ये करेगा तबाही और बर्बादी। डी का मतलब डिस्ट्रक्शन, तबाही बर्बादी। और तबाही बर्बादी क्या होगी भाई? एक वक्त में तो एक बॉन्ड आ सकता है, क्योंकि देखिए अभी सिंगल बॉन्ड है तो पहले ये डबल बॉन्ड पे जाएगा, डबल बॉन्ड फिर अगले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड पे जाएगा। तो सबसे नई बात क्या है, ये 2 स्टेज रिएक्शन है। इथीन अगर आप देखेंगे उसमें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना रहे हैं, 1 स्टेज रिएक्शन। ये डबल स्टेज रिएक्शन है, 2 स्टेप में मुकम्मल होगा। पहले उसके बाद 2 स्टेज 2 स्टेप। हुआ क्या इसमें? ये हुआ कि हेलोजन एक गया तो इस कार्बन की मोहब्बत में बराबर वाले कार्बन ने अपनी एक हाइड्रोजन छोड़ी। नतीजा क्या हुआ? इन दोनों के दरमियान आ गया पाई बॉन्ड। और करें, आ गया पाई बॉन्ड। ये वाला ब्रोमीन अपनी जगह रहा, ये वाली ब्रोमीन हट गई। सही, तो ये वाले H को खोल के दिखाया समझाने के लिए। ये H2 क्या हो गया भाई? यहाँ पे एक H और एक यहाँ पे H। इस वाले बॉन्ड में से ब्रोमीन गई, याद रहेगा। इस वाले में से हाइड्रोजन गई। इसलिए हो गया ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि इस तरह से हेलोजन का निकलना कि वो माइनस पार्ट प्लस पार्ट के साथ चला जाए। ये देखें, ये डिहेलोजिनेशन का नतीजा हो गया कि ब्रोमीन निकली, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन। और डिहाइड्रो यानी पानी का निकलना, वो कैसे निकलेगा? अब ये जो एक H को मैं हटाते हुए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यानी आप लोग यूँ लिखने के ज्यादा समझ में आएगा। ये एक H यहाँ है, सही है। अब ये देखें, इस H ने इस OH माइनस को पकड़ लिया। ये देखें, समझ में आ रहा है? ये देखें, HOH वाटर, आसान हो गया। अब इन दोनों के दरमियान की जो वैकेंसी पैदा हुई उसने डबल बॉन्ड करा दिया। नई चीज आ रही है, संभाले, विनाइल। विनाइल जो अच्छे स्टूडेंट है, बल्कि सारे अच्छे होंगे माशाल्लाह। ये लिस्टिंग करते रहे भाई, कितनी चीजें हो गई। विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्या चीज है इसको पहचान ले भाई। ये विनाइल है, पीएचडी तक के लिए पहचान ले भाई। ये विनाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, दैट इज विनाइल। अब इसके साथ जो भी आ जाएगा वो उसके नाम के साथ आ जाएगा। फर्ज करें इस शक्ल के साथ Br आ जाए तो विनाइल ब्रोमाइड, इस शक्ल के साथ Cl आ जाए तो विनाइल क्लोराइड, इस शक्ल के साथ OH आ जाए तो विनाइल अल्कोहल, इस शक्ल के साथ CN आ जाए तो विनाइल साइनाइड। देख रहे हैं? लग रहा होगा कि वीडियो जबरदस्ती के जाए, मैं नहीं जबरदस्ती जाएगा, मैं पास कुछ है तो मैं बता दूं भाई। आप बोल रहे हैं तो आपके ऊपर है, आप क्विट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, Br डबल विनाइल ब्रोमाइड। आगे बात ये क्या हुआ? जब आपने विनाइल के स्ट्रक्चर को याद कर लिया या समझ लिया कि विनाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसके बाद जो है वो सिंगल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड हो, तो ये विनाइल है। अब विनाइल ब्रोमाइड फर्स्ट स्टेज से जो निकला वो मजदूर हथौड़े का है। इसकी वजह से क्यों याद रहा, चल क्या रहा है? प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो सिंगल से डबल पहुंचे तो डबल से ट्रिपल लाएंगे ना। तो अब अगले मरहले में वही काम होगा दोबारा। अब क्या होगा? अब इस ब्रोमीन से भी जान छुड़ाएं और इस हाइड्रोजन से भी जान छुड़ाएं। ये HOH के साथ जगह तो पानी बनाएं और इस K को Br की तरह बनाएं, KBr बनाएं, और नतीजा फिर इन दोनों की मोहब्बत का आपस में एक और बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रही है केमिस्ट्री? समझने वाली केमिस्ट्री है। मैंने अभी बताया, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं तो मैं बता रहा था ऑर्बिटल लेके, मैं लिख दूं C2H2 बॉन्ड बॉन्ड कुछ समझ में आएगा? आप बताएं ईमानदारी से, आप पर छोड़ दो। So I repeat, method of preparation of ethyne from
1,2 dihaloalkane, that is vicinal dihalide. In the first stage, two stages. Vicinal dibromide is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, that is alcoholic potash, to give vinyl bromide in the first stage, which on further heating, यानी कि ये समझिए हीटिंग कंटिन्यू है तो ये होता चला जाएगा. हमने ये 2 लाइन में पढ़ा, प्रैक्टिकली कभी आप लैब में नहीं देखेंगे, ये होता चला जाएगा. यानी विनाइल ब्रोमाइड से होते होते वो इथाइन में ही जाके रुकेगा, क्योंकि गर्मी आप जारी रखे रहेंगे, KOH का ज्यादा मिकदार एक्सेस लेंगे तो वो आगे अपना काम करता रहेगा. यानी पहला मॉलिक्यूल उसका उसको विनाइल ब्रोमाइड बनवाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसको इथाइन बनवाएगा. इससे ये पता चला अल्कोहलिक पोटाश ज्यादा यानी एक्सेस में 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे. ये 1 + 1 is 2. समझ आएगा? तो विनाइल ब्रोमाइड इन सेकंड स्टेज कंटिन्यूज द सेम डिहाइड्रोहाइड्रेशन प्रोसेस टू गिव इथाइन. तो इथाइन ये 2 स्टेप. अब किसी का अगर हालत में ये सवाल है कि सर अगर यूं आ जाए कि प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड, तो इक्वेशन बनाएंगे जी, फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है इनिशियल रिएक्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 स्टेज वाला रिएक्शन है. तो अभी थोड़ी देर पहले का फिर बता दूं. फर्ज करें वो कह दे कि एल्डिहाइड बनाओ इथीन से. अगर आप लोग मेरे साथ हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो वो तो भाई ओजोनाइड से होता हुआ पहुंचा था. इसमें भी बीच में 2 एरो थे, चेक कर लीजिएगा. ये दिमागी इक्वेशन आने लग गई कि 2 रिएक्शन के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आई. ये देखिए आगे है और सबूत के 2 स्टेप में जाके होगा. अच्छा, कोई अगर मासूम बच्चा मुझसे लेक्चर ले रहा है कि भाई ये राइट है ये लेफ्ट है, तो सॉरी, देयर इज नो राइट एंड लेफ्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन पेपर. आप पर है कि आपको ये मेरी कटिंग शटिंग समझ में आ रही है, आप इस बात को समझे और फिर चाहे आपका ये BR इसमें चला जाए और X इस पर आ जाए, उसूल है. फिर आपका ये वाला BR इस पे है और इस पे H है, उसूल है. कान पकड़ के देखें, इथाइन ऐसे ही निकलेगी, इसकी 2 शक्ल नहीं है. ये अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि इसमें BR ये वाली उड़ा दी सर ने, मैं ये वाली उड़ा दूं. बिस्मिल्लाह, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिल जाए जो इसको कॉन्सेप्चुअल अंदाज में करें, सिर्फ जस्ट कॉपी और जस्ट रेक्टिफिकेशन ना करें. दूसरा और आखिरी मेथड, इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर खत्म होगा. टेट्राहेलाइड. टेट्राहेलाइड अभी तक डाई वाला जो था वो विसिनल था, टेट्रा वाले का ऐसा सच कोई नाम नहीं होता है. अब इसमें क्या करना है, डी हेलो, याद रख, वो था डिहाइड्रोहेल, यानी बैकवर्ड एलिमिनेशन ऑफ 2. यहाँ पे डी हेलो, इसका मतलब एलिमिनेशन ऑफ 1, दैट इज हेलोजन ग्रुप. अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि टेट्राहेलाइड 4 वाला, टेट्रा 4, डाई 2, टेट्राहेलोअल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन हो गया, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन हो गया. सही है. यहाँ पर अभी देखें 1 2 3 4 ब्रोमो, ये हो गया टेट्रा ब्रोमो इथेन. टेट्रा ब्रोमो इथेन 1 1 2 2 क्या है भाई. अच्छा, ये एडवांस में एक चीज और बता दूं, अल्काइन जैसे हमारा खत्म होगा, मैं आपको इंशाल्लाह अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर की क्लास लगाने जा रहा हूँ, जो लग रहा है कितने दिन से सिर्फ ये बताए जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा. क्योंकि अगली क्लास इंशाल्लाह इसके अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, और उसके बाद पाइपलाइन में ये अचानक से 1 1 2 2 आ जाता है, इसको समझाएंगे नहीं. तो इसकी पूरी एक क्लास लेक्चर है इंशाल्लाह, उसमें पूरा बताया है 1 कैसे होता है, 2 कैसे होता है, 3 कैसे होता है, क्या कैसे होता है. अभी फिलहाल देख लेते हैं मुख्तसर के 1 1 2 2 कैसे होगा. एक ही में 2 है, एक ही में 2 है, इसलिए 1 1 2 2, और इसका सिस्टम होता है IPAC, उससे आता है. अब इसका हुआ क्या नतीजा, इसने जिंक, हॉट जिंक एसिड, कल क्या आया था, पिछली क्लास में क्या आया था, जिंक. जब इसके पाउडर को हीट करते हैं तो वो कुछ अपने कमालात करता है, और कमालात उसने ये किए कि उसने अपने साथ हमला करके इसको पकड़ लिया. उसके वेपर्स ने उछल लिया ब्रोमीन, याद है, डी हेलो, हेलो को उठा लिया उसने. अब
जिंक ब्रोमाइड अगर हो गया, ये देखिए अब याद होगा आपको, कुछ नसी समझ में आना शुरू हो गई होगी। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि मैं समझा रहा हूँ कुछ। लेकिन जैसे ये दो वैकेंसी पैदा हुई, इन दोनों ने बना लिया अपने दरमियान में 5 बॉन्ड। आसान, वेरी गुड। अब ये भी 2 स्टेज है, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड से पहुंचना है ट्रिपल बॉन्ड तक। तो कुछ अच्छे बच्चे जा भी सकते हैं, समझ में आ गई बात। अब ये पहले डबल बॉन्ड किया, अब डबल बॉन्ड को फर्दर उसी जिंक 10 हीट के साथ, पाउडर के साथ मिलाया, तो अब इसने मजीद हमला कर दिया, हमले पे हमला। अब क्या हमला है भाई, अब ये वाला बॉन्ड लेके चला गया वो, तो ZnBr, तो अब क्या हुआ नतीजा, इसमें करेक्शन कर लिए, डबल बॉन्ड वहां से यहाँ पे आएगा ना, डबल बॉन्ड इथीन, डबल बॉन्ड वाला इथीन, ये देख रहे हैं आप, इथीन, गलती ना हो भाई रटने में या समझने में, और ये इथेन सिंगल बॉन्ड था। अब ये इथीन इथाइन में कन्वर्ट हो गई, यानी एसिटाइल। देखिए मैंने अपनी हरकत कर दी, यहाँ पे मैंने एसिटाइलिन लिखा हुआ है प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स के लिए, अपने लिए नहीं। पिछले में देखिएगा मेथड 1 में मैंने इथाइन लिखा होगा, ताकि बच्चों को दोनों की फैमिलियरिटी मिल जाए कि अच्छा इसी को इथाइन कहते हैं, इसी को एसिटाइलिन कहते हैं। ये 2 मेथड हैं अल्काइन के बनाने के, यानी इथाइन के बनाने के। पहला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से विसिनल डाइहैलाइड के, और दूसरा डीहेलोजिनेशन के टेट्राहैलाइड के। अब इसमें एक चीज अब लिखी होगी, जेमिनल, जेमिनल, जेमिनल वर्सेस विसिनल। एक मिनट आपके पास, देखिए भाई, अगर कार्बन कार्बन एडजेसेंट है, इसके ऊपर हेलोजन है, तो ये है विसिनल, ये विसिनल है। इससे ऊपर वाली हेडिंग देख लीजिएगा और लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, 2 दफा आ चुका है विसिनल। जेमिनल, अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन आ जाए, इस पे भी आ जाए हेलोजन 2 दफा, एक ही पे 2 दफा, तो अब ये विसिनल की कहानी से निकल जाएगा, ये हो जाएगा जेमिनल। और से देखें, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हैं, तो जैसे लिखा हुआ था व्हेन टेट्राहैलाइड दैट इज जेमिनल टेट्राहैलाइड। समझने वाला लेक्चर था भाई, उम्मीद है आप लोग कुछ समझ रहे होंगे। सही है, तो ये आज का लेक्चर था, चैप्टर नंबर 5। थोड़ा सा बाकी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे। तो अगले लेक्चर तक अपना और सबका बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और जिंदगी, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।